हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर लर्निंग स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट का नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है। ऐसे में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो तो पढ़ने जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसके 50% क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, चाहे वो पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1। लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है 31 दिसंबर का, शिफ्ट 1 का। यहाँ पर आपको किस तरीके की डीआई का क्वेश्चन आया, किस तरीके थ्योरी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन विद आंसर आपको सॉल्व करवाते चलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ है। ये एग्जाम हुआ था आपका, ये वाला जो दिसंबर 2025 वाला एग्जाम है, और यही वाला आगे कंटिन्यू हुआ था जनवरी 2026 के लिए। तो ये लास्ट एग्जाम है यूजीसी नेट का जो अभी तक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ही क्वेश्चन। यूजीसी की जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें पेपर 1 जब बात करते हैं तो उनमें जितने भी एग्जाम में सबसे पहले डीआई ही दी जाती है। अब अगर आप मान लीजिए इस चीज में मास्टर है, यानी आपको डीआई सॉल्व करना, मैथमेटिक्स सॉल्व करना अच्छे से आता है, तो इसको फर्स्ट अटेम्प्ट करिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो उसमें क्या, उस कंडीशन में क्या करना है, इसको छोड़ करके पहले बाकी क्वेश्चन जो आते हैं उसको सॉल्व करिए, और दोबारा आकर के फिर से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होते हैं। अगर आपकी स्पीड है, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस के आंसर आप कर पाएंगे, देन ही आप करिए, अदरवाइज लास्ट में करिए। पहला क्वेश्चन देखिए कि एक कॉलेज की एकेडमिक प्रोग्राम की बात करी गई है जहाँ पे छात्रों की संख्या वर्ष के अनुसार दी गई है। यानी कि मान लीजिए कोई कॉलेज है, उसमें बीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, बीसीए के स्टूडेंट्स हैं। 2021 में कितने थे, 22 में, 23 में, 24, 25, यानी ईयर वाइज यहाँ पर जो भी डिग्री यहाँ पर दी गई है, जो प्रोग्राम है उसमें कितने कैंडिडेट ने यहाँ पर एडमिशन लिया है, वो यहाँ पर डेटा दिया गया है, टेबल दिया गया है। अब पूछा गया है कि 2021 से लेके 2025 तक किस प्रोग्राम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि दूसरी सबसे अधिक थी। अब क्या है यहाँ पर, अब क्या करना है यहाँ पे। अब किस प्रोग्राम में, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में इन्होंने बात नहीं करी है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब हमें सबको काउंट करना पड़ेगा। विच प्रोग्राम हैज द सेकेंड हाईएस्ट, यानी दूसरी सबसे परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 2021 टू 2025। तो यहाँ पर पहले स्टार्ट करते हैं थ्योरी से, थोड़ा सा टाइम इसको देंगे, ठीक है। लास्ट में पहले हम लोग फटाफट थ्योरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन डीआई के थे, यहाँ पे 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आपकी थ्योरी को, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को समझना आसान हो जाए। पहले थ्योरी करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे जो आपकी डीआई है। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी संदेश का मानसिक या मनोवैज्ञानिक रूप से इस प्रकार पुनर्भाषित करना कि उसका अर्थ किसी व्यक्ति की मान्यताओं और दृष्टिकोणों के अनुरूप हो, तो उसे क्या कहते हैं। द मेंटल साइकोलॉजिकल रिकास्टिंग ऑफ अ मैसेज सो दैट इट मीनिंग इज इन अ लाइन विद अ पर्सन बिलीफ एंड एटीट्यूड। किसी पर्सन यानी किसी की, हमारी एक थॉट, हमारा जो ओपिनियन है, हमारे बारे में बात करी जा रही है, हम क्या कर सकते हैं, अपनी चीजों को अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलेक्टिव परसेप्शन। हम अपने अकॉर्डिंग चयन कर सकते हैं, सेलेक्टिव परसेप्शन कर सकते हैं। कब, जब हम अपने खुद की बात करें हैं मानसिक या मनोवैज्ञानिक रूप में, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, हम अपने सेल्फ के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिलेक्टिव परसेप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 1, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसी संदेश का मानसिक मनोवैज्ञानिक रूप से इस प्रकार पुनर्भाषित करना कि उसका अर्थ किसी व्यक्ति की मान्यता दृष्टिकोणों के अनुरूप हो, चयनात्मक बोध कहलाता है। चयनात्मक धारणा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति मानसिक रूप से सूचनाओं को छानकर उनकी व्याख्या इस प्रकार करता है कि वे उनकी मौजूदा मान्यताओं, दृष्टिकोणों, मूल्यों के अनुरूप हो। यानी ये आप डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला क्वेश्चन एजुकेशन में भी आता है, जो सब्जेक्ट है ना पेपर 2 उसमें भी आता है। अरेंज द फॉलोइंग p वैल्यू फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। p मानों के महत्व को निम्नतर स्तर से उच्चतम स्तर तक व्यवस्थित कीजिए। 0.0001, 0.01, 0.05, 0.001 और 0.5 किसमें करना है, निम्न स्तर से लोएस्ट से लेके जाएंगे हाईएस्ट से। तो सही आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर सी
सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे यहाँ पर लोएस्ट की बात करें, लोएस्ट से हमने कहाँ करना है, इन्होंने कहा है निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर की तरफ जाना है। निम्नतर स्तर से उच्चतम, तो निम्नतर स्तर यहाँ पर कौन-सा होगा? 0.5, 0.05, फिर आ गया आपका 0.01, 0.0001। P values from lower level to higher level। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए, थोड़ा-सा यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ इसको, क्योंकि लोअर लेवल की बात करें तो ये पहले आना चाहिए था, ठीक है? पहले ये आना चाहिए था, फिर ये नंबर 1 पे इसको आना चाहिए था, 2 पे इसको आना चाहिए था, 3 पे इसको आना चाहिए था और 4 पे इसको आना चाहिए था। ठीक है? तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ। आप लोग भी एक बारी चेक करके बताइएगा कि ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है, यानी यहाँ पर क्या होगा 0.01 यानी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन के बाद बी ऑप्शन, बी ऑप्शन के बाद आ गया आपका 0.053 और फिर आपका जो है लास्ट में आपका आएगा, ठीक है? तो ये यहाँ से मुझे लग रहा है ये वाला ऑप्शन। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप लोग इसको चेक करके बताइएगा, क्या लग रहा है आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये क्लासिकल स्क्वायर फॉर पोजीशन का क्वेश्चन है। क्लासिकल स्क्वायर फॉर पोजीशन में ऑल मतलब यूनिवर्सल पॉजिटिव में आता है। सम की बात करें तो ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव में आता है। सम एसआरपी ये भी पर्टिकुलर। आपको पता है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बनता है ए ई आई ओ, जो कि अभी हम जब लॉजिकल क्लासेस लेंगे देन आपको एक एक चीज क्लियर कर देंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से किस तरीके के क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले में यूनिवर्सल पॉजिटिव दिया है, सेम ऐसे ही नेक्स्ट में पर्टिकुलर पॉजिटिव, यानी ये दोनों पॉजिटिव साइड है, यानी आपका पहला है ए, दूसरा क्या हो गया, दूसरा भी पॉजिटिव साइड है यानी कि आई फिर आई, ठीक है। सेम यहाँ पर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 नो है तो ये क्या हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा। सम एस आर नॉट पी ये हो गया हमारा ओ, सम एस आर नॉट पी ये भी क्या हो जाएगा ओ। सबसे पहले तो यहाँ पर मोड निकाल लीजिए, बाकी चीजें तो क्लियर हो जाएंगी। सेम ऐसे ही पहला हमारा क्या है ए है, दूसरा क्या है वो भी ए है और तीसरा भी ए है। निकाल लीजिए, बाकी आपको निकल आएगा इसी में से ही। बात करते हैं सम एस आर सम पी आर एम, सम एस आर एम ये आपका किसमें आ जाएगा आई, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉजिटिव है। सम एसआरपी ये भी पर्टिकुलर में है तो ये आपका ट्रिपल आई हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप मैचिंग में आराम से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर निकलेगा डी, यानी पहले क्वेश्चन का सही आंसर है 4। दूसरे क्वेश्चन का जैसा कि हुआ ई ओ ओ, क्योंकि दोनों ही लास्ट के कैसे हैं आपके जो है नेगेटिव सेंटेंसेस में आ गए। फिर ये सी ऑप्शन किसमें है 2 हो गया, ये सी आपका 2 हो गया और डी जो है आपका वो किसमें चला गया ट्रिपल आई। तो ये आपका सही आंसर, जो चीज आपको बताई थी अभी वही चीज है, लेकिन इसको डिटेल में हम सॉल्व करेंगे क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 4 इनमें से कौन सी विशेषता सतत विकास की है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास यानी कंटिन्यू हमें विकास करना है लेकिन किसी भी प्राकृतिक चीज को नुकसान पहुंचाए बिना। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में अंतर पीढ़ीगत समानता, समाज में प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत वितरण, पर्यावरण की कीमत पर आर्थिक विकास या समाज द्वारा गैर नवीकरण साधनों के उपयोग में कमी करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ए सही है कि हमें प्राकृतिक साधनों का उपयोग इस तरीके से करना है कि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी उसका इस्तेमाल कर पाए। ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत प्रॉपर तरीके से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ऑप्शन नंबर डी समाज के द्वारा गैर नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग, यानी जो साधन रिन्यूएबल नहीं है उनका कम यूज किया जाए, जो रिन्यूएबल है यानी कि जो हमारे खत्म नहीं होने वाले संसाधन है उनका ज्यादा यूज किया जाए। जैसे कि आपका सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी कभी नहीं खत्म होगी, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 which of the following behavioral ability is associated with effective domain of a learner।
ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन है, एक तरीके से आप ये समझिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी में पूछा जा रहा है कि कौन सी व्यवहारिक क्षमता विद्यार्थी के भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है। भावात्मक यानी जहां से आप कहीं ना कहीं एटीट्यूड जिसमें आ जाएगा, आपका व्यवहार आ जाएंगे, आपके आपका लक्षण वर्णन आ जाएगा, यानी कैरेक्टराइजेशन आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर है सी। कॉग्निटिव में क्या क्या आता है? आपकी नॉलेज हो गया, या एनालिसिस हो गया, सिंथेसिस हो गया, इवैल्यूएशन हो गया। मनोदैहिक साइकोमोटर में स्किल्स हो गई, और अफेक्टिव में दृष्टिकोण, ओपिनियन, वैल्यूज, कैरेक्टराइजेशन हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वो द्रव जो लैंडफिल से होकर गुजरता है और जिसमें से घुले हुए और निलंबित पदार्थ निकल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड स्लज, लिचिट, अल्ट्राफिल्ट्रेशन या रिफ्यूज। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन को दिखाते जाएंगे, आंसर करते जाएंगे। लास्ट में जब हम क्वेश्चन पेपर का रिवीजन करेंगे, जब एग्जाम आने वाले होंगे, हम रिवीजन करेंगे, टेस्ट लेंगे, उस समय आपने क्वेश्चन के सही आंसर करने हैं। अभी सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर है लिचिट। लैंडफॉल फॉल से होकर गुजरने वाला वो द्रव जो घुले हुए निलंबित पदार्थों को अपने साथ बाहर निकाल देता है, उसे हम कहते हैं लिचिट। इसे निक्षालन भी कहते हैं। ये अपने साथ कचरे, मौजूद हानिकारक रसायन, भारी धातुएं, कार्बनिक यौगिक, अमोनिया लेकर बाहर निकलता है, जो भूजल और मिट्टी के लिए गंभीर खतरा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नॉट अ वैलिड फाइल फॉर्मेट फॉर इमेजेस। अब कुछ कैंडिडेट को बहुत अच्छी नॉलेज होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो नोट को पढ़ते ही नहीं है। पढ़ना है हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर, कि कहीं उसमें नोट तो नहीं लगा है। तो छवियों के लिए कौन सा वैध फाइल प्रारूप नहीं है? डॉट बीएमपी, डॉट जीपीजी, डॉट डब्ल्यू या डॉट TIFF। क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर है डी, डॉट WAV। डॉट बीएमपी है बिट मैप। इसका फुल फॉर्म क्या है? बिट मैप है। टिफ का है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। जेपीजी, जेपीईजी फॉर्मेट आपको पता ही है, जॉइंट फोटोग्राफिक। तो यह एक इमेज फाइल फॉर्मेट है। तस्वीरें पिक्सल के रूप में सेव होती हैं। टिफ में इमेज फॉर्मेट है, प्रिंटिंग और प्रोफेशनल ग्राफिक्स में प्रयोग होती है। और जेपीजी मोबाइल कैमरा से ली गई तस्वीरें। जब आप मोबाइल कैमरा से जो तस्वीरें लेते हैं, वो किस फॉर्मेट में सेव होती हैं? जेपीजी या फिर जेपीईजी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन या कहें कि फैलेसी को भी मिला के क्वेश्चन दिया गया है। कैटेगोरिकल सिलोगिज्म, ट्रिपल ए टू commits the fallacy of exclusive premises। द कैटेगोरिकल सिलोगिज्म यानी एक क्वेश्चन है, जो आपका मूड आप निकालते हैं ना कैटेगरी में, तो वो वाली चीज है कि ट्रिपल ए टू यानी मूड एंड फिगर। दूसरा दिया है EIO 3 मूड एंड फिगर। तीसरा दिया गया है ट्रिपल ए और 1। सेम ऐसे ही चौथा दिया गया है EAA1। ठीक है। मोड और फिगर के बारे में बात की और उनसे जुड़ी पूछी गई है चीजें, कि जैसे पहला ये वाला पूछा गया है कि अनन्य आधार व्यक्तियों वाक्यों की भ्रांति का दोषी है। श्रेणीबद्ध न्याय वाक्य 4 पदों की भ्रांति का दोषी है। ट्रिपल A1 में कोई भी भ्रांति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये यूनिवर्सल है। ट्रिपल ए का मतलब है ये सार्वभौमिक, या जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल है। और इसमें क्या नहीं होती है? किसी तरीके की भ्रांति नहीं होती है। ऑल मेंस, है ना, आर इंटेलिजेंस, ऑल मेंस आर सुकरात, इस तरीके के क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं। तो उसमें क्या होता है? पॉजिटिविटी है, अफर्मेटिव है, आपका यूनिवर्सल। तो इसमें कोई गलती या फिर हम कहे भ्रांति नहीं होती है। EAA में कोई भ्रांति नहीं है, ये गलत है, जबकि सही आंसर सिर्फ और सिर्फ सी है। QC है, जैसा कि मैंने कहा पहला ट्रिपल A2, यानी ट्रिपल A2 का मतलब है ऑल PRM, ऑल SRM, ऑल SRP। ठीक है, सभी हैं। तो दोनों प्रेमाइसेस अफर्मेटिव है, इसलिए एक्सक्लूसिव प्रेमाइसेस यानी दोनों नकारात्मक जो प्रेमाइसेस है कि भ्रांति नहीं हो सकती, ये कथन गलत है।
इन्होंने कहा दोषी है, नहीं है दोषी। इसमें क्या कहा, कोई भ्रांति नहीं होती। सेम ऐसे ही जब हम यूनिवर्सल या हम अफर्मेटिव या हम कहें कि पॉजिटिव चीजों को लेके चलते हैं तो नेगेटिव की वहां पर नहीं होती, क्योंकि आपका ऑल लग गया वहां पे। फिर आपका दूसरा सेंटेंस है EIO में 4 टर्म्स की भ्रांति होती है, जिसे 4 टर्म्स की नहीं बल्कि 3 टर्म्स की होती है। तीसरे फिगर का ये एक वैध सिलोगिज्म है। इसमें 3 टर्म्स है। ट्रिपल ए में कोई भ्रांति नहीं होती है, वैलिड सिलोगिज्म है। ठीक है? थोड़ा-सा समझ के पढ़ेंगे, फैलेसी है, सिलोगिज्म से क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। प्रिपेयर रहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी, जो कि आपको बताया भी जाएगा। आगे हम और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व भी करवाएँगे, जिससे कि क्लैरिटी मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट एज़ वेल एज़ अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो प्रदूषक होने के साथ-साथ एक ग्रीन हाउस गैस भी है? N2O, NO2, CO2 या O3? सही आंसर क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर सी O3। O3 को ओजोन भी कहते हैं। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, हमारे नोट्स एंड लर्न एप्लीकेशन से पेपर 1 कोर्स ले सकते हैं। वहां पर ये पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, क्या दिया गया है? कमीशन ऑन एजुकेशन, एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, नॉलेज कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अब इनकी रिकमेंडेशन पूछी गई है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि इसके प्रस्तावक कौन है, यानी किसने यहाँ पर जो है इनको बनाया है, ये जो कमीशंस हैं, या फिर इनके रिकमेंडेशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए को, यानी एजुकेशन कमीशन जो शिक्षा आयोग है, जिसे हम कोठारी आयोग भी कहते हैं, इनका था कि भारत शिक्षा सेवाओं का निर्माण करना। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधा कृष्णन आयोग भी जिसको कहते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिए था। फिर आता है ज्ञान आयोग, ये किसके द्वारा था? सैम पित्रोदा। इन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा के लिए स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की स्थापना होनी चाहिए। सेकेंडरी आयोग किसने बनाया? मुदालियर ने बनाया, और इनके अनुसार 12वीं, भाई माध्यमिक शिक्षा 12वीं तक होती है, तो 12वीं कक्षा विश्वविद्यालय से संबद्ध होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहा है 10, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला क्वेश्चन भी देखिए कितना डीप क्वेश्चन है। सही क्वेश्चन या सही स्टेटमेंट को चुनना है कि अपनी सोच के बारे में सोचने की क्षमता को हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। मेटाकॉग्निशन हमारी संज्ञानात्मक प्रेरक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोगों को सीखने का तरीका सिखाना, सीखने वालों में सक्रियता की भावना, जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के विचार से उत्पन्न होता है। मेटाकॉग्निशन किसी भी तरह से लोगों को सीखने का तरीका सिखाने में मदद नहीं करता है। नेगेटिव सेंटेंस तो पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए। मेटाकॉग्निशन ज्ञान और आत्म नियमन संबंधित घटक है। क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर डी। जैसे कि ये हम सोच रहे हैं, किसी चीज को सोचना, अपनी सोच के बारे में सोचना, मेटाकॉग्निशन कहलाता है। सही है। मेटाकॉग्निशन हमारी संज्ञानात्मक प्रेरक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है, ये भी सही है। तरीका सिखाने, सीखने वाले लोगों में सक्रियता की भावना को बढ़ाने के लिए भी है, लेकिन नेगेटिविटी की मदद नहीं करता, ये गलत है। जबकि मेटाकॉग्निशन नॉलेज एंड सेल्फ रेगुलेशन और रिलेटेड कंपोनेंट्स किसके? मेटाकॉग्निशन के। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय ऋण ढांचा जिसे हम एनसीआरएफ कहते हैं के तहत ऋण गणना के प्रयोजन से कुल मिलाकर एक ऋण निम्नलिखित के समतुल्य होगा। ऋण मतलब जो क्रेडिट होता है, क्रेडिट ट्रांसफर हो रहा है, कोर्स आप करते हैं, क्रेडिट ट्रांसफर होता है, तो इन्होंने कहा है कि एक क्रेडिट इक्विवेलेंट या बराबर किसके होता है? 30 काल्पनिक शिक्षण घंटे, 40 काल्पनिक शिक्षण घंटे, 45 काल्पनिक शिक्षण घंटे या 60 काल्पनिक शिक्षण घंटे। क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर है 30। एक क्रेडिट इक्वल टू कितना हुआ? 30 नोशनल लर्निंग आवर्स क्रेडिट सिस्टम। नोशनल लर्निंग आवर्स 30। पूर्ण शैक्षणिक वर्ष 40 क्रेडिट के बराबर होता है। आमतौर पर एक पूर्ण, अगर एक फुल हम पूरा बात करें, एकेडमिक ईयर 40 क्रेडिट के बराबर होता है, जिसका मतलब होता है कि लगभग हमने 1200 नोशनल लर्निंग आवर्स, यानी पूरा साल 40 क्रेडिट के बराबर हुआ। एक क्रेडिट होता है 30 के बराबर, यानी टोटल कितना हुआ? 1200 घंटे हमने काम पढ़ाई करी है। ठीक है, तो एक क्रेडिट 30 जो है आपके बराबर होता है नोशनल लर्निंग आवर्स के। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन कहाँ से है? रिसर्च से है।
तो विश्वसनीयता, वैधता, ऑब्जेक्टिविटी और नॉर्म्स। अब ये क्या है? इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, पूछा गया है इनसे जुड़ा हुआ कि इनसे क्या लिंक करता है। तो रिलायबिलिटी क्या चीज होती है? देखते हैं सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर ए, चर त्रुटि का न्यूनीकरण होना। क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई, यानी चर त्रुटि का न्यूनतम न्यूनीकरण होना, मिनिमाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल एरर। वैधता, स्थिर त्रुटि का न्यूनीकरण, ये चर का है, ये स्थिर का है। निष्पक्षता, व्यक्तिगत त्रुटि को कम करने के लिए है। मानदंड, व्याख्यात्मक त्रुटि को कम करने के लिए। एरर्स को कम करने के लिए है। कौन कौन सी एरर? तो रिलायबिलिटी किसके लिए है? रिलायबिलिटी हो गई आपकी वेरिएबल एरर को कम करने के लिए। वैलिडिटी हो गई आपकी जो है कांस्टेंट एरर को दूर करने के लिए। ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं ना, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो व्यक्तिगत त्रुटि को कम करने के लिए। और नॉर्म्स हो गए व्याख्यात्मक त्रुटि को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, अब यहाँ पर क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है। स्वयं, मूक, ओपन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, कोरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, क्रेडिट ट्रांसफर थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। सही आंसर देखते जाएं। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पत्राचार शिक्षा। पत्राचार यानी कोरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन। कोरेस्पॉन्डेंस कब शुरू हुई? 1840 में। दूरस्थ शिक्षा जिसे हम डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं 1960 में। मुक्त शिक्षा जिसे हम ओपन एजुकेशन कहते हैं 1960 में आई। और भारत में 1995 1982 में, बल्कि 82 में आपका भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आई, ठीक है। और 85 में आपकी इग्नू आई। स्वयं 2008 में। और एकेडमिक क्रेडिट बैंक 2021। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, आईसीटी से एक क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है कि रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। आपको पता है प्राइमरी मेमोरी एक हो गई रैम और एक हो गई रोम। तो इन्होंने पूछा ऐसी कौन सी मेमोरी है जो लाइट चली गई तो भी चली जाती है। एक गैर वाष्पशील मेमोरी है। बिजली बंद होने पर रोम की सामग्री नष्ट नहीं होती। तो रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी अगर लाइट चली गई तो इसका डेटा भी चला जाएगा। लेकिन रोम है रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, अगर लाइट चली गई तो ये डेटा खत्म नहीं होता है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों ही सही है। रोम एक गैर वाष्पशील, यानी कि लाइट जाने पर भी, बिजली बंद होने पर भी सामग्री नष्ट नहीं होती है, क्योंकि इसमें डेटा परमानेंट रहता है। जबकि रोम डस नॉट lose its content when power is switched off. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हायर एजुकेशन से। उच्च शिक्षा संस्थानों के नेता अकादमिक और अनुसंधान उत्कृष्टता के लिए मानक स्थापित करते हैं। उच्च शिक्षा में संसाधनों के प्रभावी आवंटन प्रबंधन के लिए प्रभावी नेतृत्व आवश्यक है। हम हायर एजुकेशन पढ़ते हैं, कमीशन पढ़ लिया, एंशिएंट एजुकेशन पढ़ ली, और रिकमेंडेशन पढ़ लिए, कमीशंस पढ़ लिए। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा और डीप क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 सही आंसर, ए और बी दोनों ही सही है। यानी यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या भी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर, उच्च शिक्षा संस्थानों के नेता अकादमिक अनुसंधान उत्कृष्टता के लिए मानक स्थापित करते हैं। और उच्च शिक्षा में संसाधनों के प्रभावी आवंटन प्रबंधन के लिए एक प्रभावी नेतृत्व आवश्यक है, जिसके अंडर वो सारी काम कर सके। यानी स्टाफ सही हो, अंदर जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी हो, एक लीडर का होना बहुत जरूरी है। तो वही चीज यहाँ पर बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 17, रिसर्च एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चन है। क्वालिटेटिव रिसर्च कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज अ रिसर्च स्ट्रेटेजी। गुणात्मक अनुसंधान को ऐसी अनुसंधान रणनीति के रूप में समझा जा सकता है जो सिद्धांत और अनुसंधान के बीच संबंध के लिए निगमनात्मक दृष्टिकोण अपनाती है। इसमें प्राकृतिक वैज्ञानिक मॉडल की प्रथाओं मानदंडों को शामिल किया जाता है। सामाजिक वास्तविकता के कैसे दृष्टिकोण को समाहित करता है, जो व्यक्ति की रचना का निरंतर परिवर्तनशील उभरता हुआ गुण है। और सामाजिक वास्तविकता को बाह्य वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के रूप में देखने का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं गुणात्मक मात्रात्मक में, कि गुणात्मक में किसी का एटीट्यूड या गुण, इन सबको चेकिंग की जाती है ना। मात्रात्मक में क्या हो गया, क्वांटिटी को चेक किया जाता है। लेकिन अब उनसे भी ज्यादा डीप क्वेश्चन आ रहा है। सही आंसर है सी,
गुणात्मक अनुसंधान एक ऐसी अनुसंधान रणनीति है जो सामाजिक वास्तविकता के दृष्टिकोण को समाहित करता है, जो व्यक्तियों की रचना का एक निरंतर परिवर्तनशील या उभरता हुआ गुण है। क्या चेक किया जाता है गुणात्मक में? गुण चेक किया जाता है, क्वालिटी चेक की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नहीं है मूल सिद्धांत? बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान को सर्वोच्च प्राथमिकता, वैचारिक समझ पर जोर, भाषा परिभाषा, भाषा की शक्ति को बढ़ावा देना, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट। एनईपी 2020 का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इनमें से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर है सी, प्रमोटिंग ट्रांसलिंग्विलिज्म यानी भाषा पाराभाषिकता एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। जबकि बुनियादी साक्षरता, अंक गणित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, भाषा की शक्ति को परलौकिकवाद को बढ़ावा दिया गया। लेकिन परलौकिकवाद का बढ़ावा देना एनईपी का सिद्धांत नहीं है। बढ़ावा देने की बात हुई, लेकिन सिद्धांतों में फंडामेंटल प्रिंसिपल में ये नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 19, अब ये मैथ और रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। नंबर दिया गया है, सामने कोड दिया गया है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। सिंपल सा है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा? जैसे 4 का क्यूब कर दिया, 5 का क्यूब कर दिया, 7 का क्यूब किया, सेम ऐसे ही 11 का क्यूब किया। लेकिन 4 का क्यूब कितना हुआ? 64 में कर दिया प्लस 1। सेम ऐसे ही 5 का क्यूब है, 125 प्लस कर दिया 1, 126। तो यहाँ से तो आपके ये दो क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल आए। तो क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 65, 126। सेम ऐसे ही 7 का क्यूब करेंगे, कितना होगा? 343, जिसमें हम 1 को जोड़ेंगे 344। सेम ऐसे ही 11 का क्यूब करेंगे, क्यूब का मतलब क्या होता है? 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करना। कब? जब 4 का क्यूब लिखा हो। अगर 4 का स्क्वायर लिखा हो, इन्होंने कहा है, इसका मतलब है कि 4 का 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है, यानी रिसर्च से क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी जो सैम्पलिंग लेते हैं वो मात्रात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त है। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग बायसनेस इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल, और ये जब हम सैम्पलिंग करते हैं उससे बायसनेस या पूर्वाग्रह को कम करने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20, ऐसे ही यहाँ पर ऑप्शन दिए होते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा सही है। एक है कथन और एक है कारण। क्यों हम ऐसा करते हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्यों लेते हैं? क्योंकि उससे पूर्वाग्रह को कम करने में मदद मिलती है। सही आंसर है बिल्कुल ए, दोनों ही सही है और सही व्याख्या है। जैसे कि प्रायिकता नमूनाकरण मात्रात्मक अनुसंधान में इस्तेमाल किया जाता है, और इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि पूर्वाग्रह को कम कर सके। जब इस क्वेश्चन का आंसर इसमें आ जाए, समझ जाइए आपका आंसर भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, आईसीटी का एक और क्वेश्चन आ गया। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग पावर। प्रोसेसिंग पावर के अकॉर्डिंग आपको बताना है इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है जो बड़ा है उसको पहले लगाइए घटते क्रम में, और जो बड़ा है उसको लास्ट में लगाइए। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। सबसे अगर बात करें, सबसे घटते क्रम की बात कर रहे हैं, सॉरी मैंने गलत बता दिया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, छोटे से बड़ा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है? बड़े से छोटा, और इन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है। ठीक है, इस वजह से यहाँ डिक्रीजिंग में सबसे बड़ा कौन सा हो गया? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम के बाद हो गया मिनी कंप्यूटर, और सबसे छोटा कौन है? माइक्रो कंप्यूटर। यानी सबसे बड़े से जब हम छोटे बड़े सबसे बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। अगला क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए सारे क्वेश्चन में नॉट लगाया हुआ इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। क्राइटेरिया एक
है कि मान लीजिए कि यूजीसी नेट में सिलेक्शन होगा, 40% मार्क्स लाएँगे और इसी क्राइटेरिया के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। यानी एक मानक बना दिया गया है, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है जिसको हमें फॉलो करना है। इन्होंने कहा है लेकिन इसके बारे में क्या चीज़ सही नहीं है। इसे डोमेन रेफरेंस टेस्टिंग भी कहा जाता है, इसे उद्देश्य संदर्भित परीक्षण भी कहा जाता है। क्या गलत है ये बताना है। इसके प्रमुख उपयोग निपुणता परीक्षणों में होते हैं और यह किसी समूह में किसी व्यक्ति की सापेक्ष स्थिति का परीक्षण करने में उपयोगी है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है, ये गलत आंसर है। इसको जो क्राइटेरियन रेफरेंस है इसे डोमेन रेफरेंस टेस्टिंग भी कहा जाता है। इसे ऑब्जेक्टिव रेफरेंस भी कहा जाता है। प्रिंसिपल यूजेस आर इन अ मास्टरी टेस्ट, यानी इसके प्रमुख उपयोग निपुणता परीक्षणों के लिए भी होते हैं। सही आंसर डी, जो कि गलत है। 23 क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन पीवाईक्यू में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द टाइम। सर्वे रिसर्च ऑन अ सैंपल एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम pertains to which of the following research design? किसी एक ही समय पर लिए गए नमूने पर किया गया सर्वेक्षण अनुसंधान किस अनुसंधान डिजाइन से संबंधित है? यानी एक टाइम पर लिया गया है ये, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल, एक्सपेरिमेंटल, लॉन्गिट्यूडनल या केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 23 सही आंसर है क्रॉस सेक्शनल। किसी एक ही समय पर लिए गए नमूने पर किया गया सर्वे किसी एक निश्चित समय पर एक ही बार में लिए गए नमूने या डेटा पर आधारित अनुसंधान की क्रॉस सेक्शनल रिसर्च या अनुप्रस्थ अनुभागीय अध्ययन भी जिसको हम कहा जाता है, जैसे कि एक विशिष्ट समय पर जनसंख्या की स्थिति या विशेषता को समझ एक प्रॉपर टाइम है कि मान लीजिए 2011 का कि वहां पर उस समय क्या जनसंख्या के बारे में जो स्थिति रही है, सिचुएशन रही है, क्या रही है, या गरीबी की दशा क्या रही है और 2026 में क्या स्थिति रही है। एक प्रॉपर टाइम को देखते हुए जब हम सर्च करते हैं, सर्वे रिसर्च करते हैं, तो क्या हो जाएगी वहां पे क्रॉस सेक्शनल। क्वेश्चन नंबर 24, नियोजित प्रचार जो कि संभावित मीडिया उपभोक्ता बाजार से स्वतः स्फुरित और तेजी से मौखिक रूप से लेकिन सोशल नेटवर्क साइटों के माध्यम से भी फैलता है। अब कोई चीज अगर स्प्रेड हो रही है, फैल रही है तो वायरल हो रही है। सही आंसर 24 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 24 के बाद 25 क्वेश्चन है कि संचार स्तरों को जटिलता के क्रम जो कॉम्प्लेक्स है के क्रम में व्यवस्थित करें, सबसे व्यक्तिगत स्तर से शुरू करते हुए। व्यक्तिगत स्तर यानी कि जो एक बंदा है उससे स्टार्ट करते हुए आगे लेके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, इंटर ग्रुप, इंटरपर्सनल, इंट्रा ग्रुप, इंट्रापर्सनल, इंस्टीट्यूशनल। तो सबसे अगर हम व्यक्तिगत की बात करें, सबसे व्यक्तिगत को इंट्रापर्सनल, सबसे व्यक्तिगत कौन है? इंट्रापर्सनल, जो हम सेल्फ से बात करते हैं। तो 25 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इंट्रापर्सनल व्यक्ति का खुद से संवाद, पारस्परिक दो व्यक्तियों के बीच संवाद, इंट्रा ग्रुप एक ही समूह के भीतर, अंतर समूह अलग अलग समूहों के बीच में, और संस्थागत बड़े संगठन मीडिया के बीच में। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, फिर से कम्युनिकेशन का क्वेश्चन, अभी लास्ट भी कम्युनिकेशन था, ये भी है। एक विशिष्ट संचार प्रक्रिया के लिए इनमें से क्या चीज सही है कि संचार संदेश मौखिक गैर मौखिक दोनों प्रकार के होते हैं। संचार प्रक्रिया में पारस्परिक प्रभाव शामिल नहीं होता है। संचार संदेश जानबूझकर या अनजाने में हो सकते हैं, या संचार जटिल और सूक्ष्म दोनों है। अब देखा जाए यूजीसी नेट पेपर 1 की पूरी 10 यूनिट्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, लेकिन डिफिकल्टी लेवल ऐसा है कि यहाँ पर डीप कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। जिन्होंने भी प्रीवियस भी एग्जाम दिया उनको भी पता है कि स्कोरिंग तो है पेपर 1, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फुल मार्क्स लाते हैं, तो आप मेरिट में भी सिलेक्शन में आ सकते हैं। तो इसलिए इसको पहले से जितना पहले से पढ़ना शुरू कर देंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। तो क्वेश्चन नंबर 26 सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी ए, सी एंड डी सही है। कम्युनिकेशन या विशिष्ट संचार के लिए सही है। संचार कैसा होना चाहिए? वर्बल भी होना चाहिए, नॉन वर्बल दोनों हो सकते हैं। दूसरी चीज आती है सी, संचार संदेश जानबूझकर या अनजाने में भी हो सकता है। संचार जटिल और सूक्ष्म दोनों हो सकता है। पारस्परिक प्रभाव शामिल नहीं है, ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अब ये फिर से सेलोगिज्म का क्वेश्चन आ गया है। कैटेगोरिकल या आपसे कहें कि क्लासिकल का भी आ चुका है। ट्रिपल ए टू एन इनवैलिड कैटेगोरिकल, ट्रिपल ए टू कमिट द फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस।
ट्रिपल ए का मतलब ही हो गया हमारा मूड और फिगर इन्होंने पूछा है और ये तीनों ही चीजें यूनिवर्सल पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन उसके साथ में यहाँ फिगर बताया है 2, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। भ्रांति नहीं होती है जब हमारे ट्रिपल ए जुड़ जाए, और ये एक अमान्य श्रेणीबद्ध न्याय वाक्य है क्योंकि इसमें 2 जुड़ गया। अब यहाँ देखिएगा कथन ए पूर्णतः सही है क्योंकि लॉजिक के अनुसार ट्रिपल ए 2 की संरचना, जैसा कि यहाँ पर क्या मेजर प्रीमाइस, माइनर और लास्ट में आता है कंक्लूजन। मिडल टर्म दोनों में विधेय स्थान पर है जो फिगर 2 की पहचान है। नियम यह है कि हेतु पद कम से कम एक बार व्याप्त होना चाहिए, जो कि ए प्रकार के वाक्य में केवल उद्देश्य व्याप्त है और यहाँ एम कहीं भी व्याप्त नहीं है, इसलिए इसे अव्याप्त हेतु दोष कहा जाएगा। यहाँ पर कैसा है? अव्याप्त हेतु दोष है, एक अमान्य श्रेणीबद्ध न्याय वाक्य है ये। क्वेश्चन नंबर 28 एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 4, 36, 252 और 1260। रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन भी बराबर आ रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 सही आंसर देखिए इस क्वेश्चन का क्या होगा, कैसे सॉल्व हुआ है ये क्वेश्चन। 4 का मल्टीप्लाई 9, 36 का 7, 252 का 5 और यहाँ पर यानी किससे हो रहा है? ऑड नंबर से। ऑड नंबर यहाँ पर जो है उससे हो रहा है और डिक्रीज होता जा रहा है, देख सकते हैं 1260 का 3 से, 252 का 5 से, 36 7 और 4 का 9 से, ऑड नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 29 फिर से कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन है कि फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक, फिजिकल भौतिक, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक, सेमेंटिक और उनके एग्जाम्पल पूछे गए हैं। ये सारे क्या है? शोर के प्रकार, कम्युनिकेशन के बैरियर या टाइप ऑफ नॉइस। क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान से देखिए, शारीरिक में हमारी थकान होगी तो हम अच्छे से क्या नहीं कर पाएंगे? कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। फिजिकल यानी कि चमकदार रोशनी, यानी अगर प्रॉपर रोशनी नहीं होगी, एटमॉस्फेयर सही नहीं होगा, एटमॉस्फेयर किस में आएगा? फिजिकल में, तो भी क्या होगा? चीजें समझ में नहीं आएंगी। मनोवैज्ञानिक है पूर्वाग्रह से संबंधित और सेमेंटिक है शब्दों से संबंधित कि हमें शब्द ही समझ में नहीं आ रहे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सिलोगिज्म का ये भी क्वेश्चन है। कॉन्ट्रापोजिशन इज नॉट वैलिड इन द केस ऑफ विच कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। किसी श्रेणीबद्ध प्रस्ताव में मामले में प्रतिस्थापन मान्य नहीं है। किस मामले में कॉन्ट्रापोजिशन इज नॉट वैलिड? क्वेश्चन नंबर 30। तो कॉन्ट्रापोजिशन का मतलब क्या है? एक तार्किक अनुमान, लॉजिकल एक हम अनुमान लगा रहे हैं जिसमें कि एक श्रेणीबद्ध प्रतिगिप्ति के विषय और विधेय को नकारना और उलटना शामिल है। ये तब वैध होता है जब विपरीत प्रतिगिप्ति मूल प्रतिगिप्ति के तार्किक रूप से समतुल्य हो। तो ए है, जैसा कि मैंने कहा सार्वभौमिक सत्य है ये, तो ये मान्य होगी यहाँ पे। ई कोई एसपी नहीं, मतलब कि आपका निगेटिव सर्वात्मक नकारात्मक तो मान्य नहीं, आई में भी मान्य नहीं है और ओ में भी मान्य नहीं है। सही आंसर यहाँ पर सही उत्तर सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, यानी आई और ई। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, करेक्ट आंसर दिख रहे हैं, एनटीए की तरफ से जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसी के अकॉर्डिंग है, तो आप लोग भी चाहो तो इसमें क्रॉस चेक कर सकते हैं। नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको हम दे रहे हैं स्टार। नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल, देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। नॉमिनल, नॉमिनल मतलब नाम मात्र, केवल श्रेणियों को दिखाता है। क्या दिखाता है? केवल श्रेणियों को दिखाता है। ऑर्डिनल क्रम को दिखाता है, यानी वस्तुओं को सबसे कम या अधिक या सबसे कम से अधिक के क्रम। अब देखिए यहाँ क्रम आ गया, यहाँ श्रेणियां आ गई, कैटेगरी आ गई। फिर आपका सी हो गया अनुपात। अनुपात में क्या होगा? शोधकर्ता आसानी से अनुपात, देखो अनुपात इसी में कीवर्ड भी लिखा हुआ है। सेम अंतराल, अंतराल किसके किसके बीच में होता है? दूरी के बीच में। सिर्फ कीवर्ड पकड़ लेंगे तो आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 फिर से आईसीटी का क्वेश्चन है। डिजिट कीज, स्पेशल कैरेक्टर कीज, नॉन प्रिंटेबल कीज और फंक्शन कीज। कौन सी कीज है? ये कीज से रिलेटेड मैचिंग दी गई है और आपको बताना है ये कौन सी कीज होती है। फंक्शन कीज आपको पता है,
F1 से F12 तक नॉन प्रिंटेबल कौन सी होती हैं, स्पेशल कैरेक्टर कौन सी हैं और डिजिट कीज। 32 का सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी। स्पेशल कैरेक्टर कौन सा हो गया, स्पेशल सॉरी डिजिट की कौन सी हो गई, संख्यात्मक की पे डिजिट डिजिट आती है जहां पे। स्पेशल कैरेक्टर कीज होगी आपकी, स्पेशल कैरेक्टर हो गया प्लस एट द रेट एंड। गैर मुद्रण जो कि आप प्रिंट नहीं कर सकते, किसको नहीं कर सकते, बैक स्पेस को, स्पेस बार को या रिटर्न को। फंक्शन की F1 से F12 तक। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सी एक स्क्रिप्टिंग भाषा है, फोर्ट्रॉन, कोबोल, सी प्लस प्लस या विजुअल बेसिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 33, चलिए यहाँ तक एंड करेंगे, लेकिन हम पहले डीआई देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अरे नहीं नहीं, अभी एंड क्यों करेंगे, अभी तो इसका आंसर है, यहाँ पे सही आंसर है डी, विजुअल बेसिक। जिन्होंने भी अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी क्लासेस हो हमारे चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाए। जो भी हमारे एप्लीकेशन से पीडीएफ लेना चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन की यहाँ पर ये जितनी लिंक है, व्हाट्सएप लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, ढेर सारे पीडीएफ हैं, सब चीज यहाँ से आप लोग हमारे चैनल के थ्रू ले सकते हैं। होम सेक्शन पे आप जाएंगे, ये सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 सही आंसर क्या होगा, विजुअल बेसिक। स्क्रिप्टिंग भाषा कौन सी है, विजुअल बेसिक। क्वेश्चन नंबर 34, अगस्त 2025 तक कुल सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता का अवरोही क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर बोला गया है फिर से। 34 का सही आंसर देखिए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें यहाँ पर तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले क्या आएगा, राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, फिर महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु। वैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है, राजस्थान की 35 से 36 सौर ऊर्जा में। दूसरी किसकी है, 24 से 33 जीडब्ल्यू गीगावाट, जो आपकी गुजरात की। फिर महाराष्ट्र 17 से 21, तमिलनाडु सबसे कम 11 से 24। सोलर पैनल, पीवी सेल या सोलर थर्मल सिस्टम के माध्यम से बिजली में बदला जाता है सौर ऊर्जा को। क्वेश्चन नंबर 35, हर बार हर एक के क्वेश्चन पेपर में आने वाला क्वेश्चन है भिन्न का। अब इनको लिखा है अवरोही क्रम में लगाएं, डिसेंडिंग यानी जो बड़ा है उसको पहले लगाएं और जो छोटा है उसको बाद में लगाएं। करना क्या है, सिर्फ इसको डिवाइड करते जाइए, ठीक है। 11 से 6 को डिवाइड करना है, 13 को 5 से करना है, 9 का हो गया है ना, तो डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, आपके भिन्न यहाँ पे निकल के आएंगे 0.4, 0.375, 0.384। ठीक है, सिंपल सा है, डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा मेथड पता है आप उसके थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेन बात है वहां पर कोई नहीं देख रहा आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है कि आंसर को कैसे करेक्ट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 36, विकास के निम्नलिखित मनोप्रेरक क्षेत्रों को सरल स्तर से जटिल स्तर तक करिए। परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 36, मनोप्रेरक यानी साइकोमोटर में क्या क्या चीजें आती हैं, ABCDE। सबसे पहले धारणा, फिर सेट, फिर गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म और कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स। सिम्पसन के द्वारा दिया गया था मनोप्रेरक पक्ष का ये वर्गीकरण। धारणा सबसे सरल स्तर, सेट कार्य को करने के लिए निर्देशित प्रतिक्रिया, प्रशिक्षक के मार्गदर्शन के लिए तंत्र वो चरण है जहां सीखी गई प्रक्रिया आदत बन जाती है, और जटिल प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया सबसे जटिल स्तर है। क्वेश्चन नंबर 37, फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, मिशन लाइफ। लाइफ का फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइफ मिशन क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। यहाँ है एनर्जी सेव्ड, ई वेस्ट रिड्यूस, हेल्दी लाइफस्टाइल, सिंगल यूज प्लास्टिक। जल्दी से देखते हैं इनका आंसर कि इनके लिए क्या एक्शन लिया गया है, तो सही आंसर है सी। पहला, ऊर्जा की बचत करने के लिए क्या किया गया है, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ कार पूलिंग का इस्तेमाल करें ऊर्जा की बचत करने के लिए। जैसे इस समय पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या कहा जा रहा है भाई, एक साथ अगर आप अकेले लेकर जा रहे हो गाड़ी, इससे अच्छा है कि अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए कि जो आपका पेट्रोल खर्चा है वो कम हो जाए, है ना। ई वेस्ट रिड्यूस में क्या आएगा, आपका ड्राइव हार्ड पेन ड्राइव की तुलना में क्लाउड स्टोरेज को प्राथमिकता देना। ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम करना।
फिर आपका नेक्स्ट आप ऑप्शन है हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जैव विविधता संरक्षण करना, सिंगल प्लास्टिक यूज़ के लिए क्या हो जाएगा, सिंगल प्लास्टिक यूज़ में सैनिटरी नैपकिन की जगह मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38। इन इंडियन लॉजिक अ मटेरियल फैलेसी इज कॉल्ड हेत्वाभास। भारतीय तर्कशास्त्र में भौतिक भ्रांति को हेत्वाभास कहते हैं। एक भ्रामक निष्कर्ष में मध्य पद एक कारण प्रतीत होता है लेकिन एक वैध कारण नहीं है। याद रखिए, नेगेटिव सेंटेंस जहां हो उसको 2 बार पढ़िए क्योंकि वहां गलत होने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ये चीज सही है, क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है भारतीय तर्कशास्त्र में भौतिक भ्रांति को हेत्वाभास कहते हैं क्योंकि ये भ्रामक निष्कर्ष अनुमान में मध्य पद एक कारण है और लेकिन एक वैध कारण नहीं है। भ्रांति यानी भ्रम पैदा करती है। लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है लेकिन वो कैसा है, भ्रामक है। भारतीय तर्कशास्त्र में भौतिक भ्रांति हेत्वाभास है। हेत्वाभास का मतलब है हेतु यानी कारण, जो देखने में सही लगता है लेकिन वास्तव में सही नहीं है। और कारण सेम चीज वही दी गई है क्योंकि ये वैध कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलिए रुकिए, 38 यहाँ पर कराया हमने। 38 के बाद अभी हमारे पास क्वेश्चन बचे हुए हैं। कौन से क्वेश्चन बचे हैं, डीआई। तो थोड़े से वहां पर भी हम डीआई के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं हम जल्दी से। सही